नमस्कार दोस्तों, सीटेट के लिए एक जबरदस्त मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जिसका पहला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो यहाँ कोजी कोड। यहाँ ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोजी कोडी में एक विशेष समुदाय द्वारा बोली जाने वाली मलयालम को इसी स्थान के दूसरे क्षेत्र में जो बोली जा रही मलयालम थोड़ी अलग है, थोड़ी भिन्न है। तो ये विशेष समुदाय द्वारा बोली जाने वाली मलयालम को किस रूप में आप जानेंगे। ये कह रहा है कि मलयालम के दो प्रकार है, मलयालम क्षेत्रीय बोली है, सामाजिक बोली है या भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। देखिए, मलयालम पहली बात तो भाषाएं भिन्न भिन्न नहीं है, मलयालम के दो प्रकार भी नहीं है। आपने देखा होगा कि हिंदी यहाँ भारत के बहुत से क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, पर कई जगह आपने देखा होगा हिंदी का एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलता है, एक नया एसेंट, एक नई टोन और कुछ नए शब्द वहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी अलग हो गई है, हिंदी एक सामाजिक बोली है और ये समाज के लोग इस तरीके से बोलते हैं, यहाँ समाज के लोग विशेष तरीके से उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जवाब आपका आ जाता है कि मलयालम कैसी है, एक सामाजिक बोली है। मलयालम कैसी है, एक सामाजिक बोली है। 106 नंबर का प्रश्न था, राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर 3। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 107 में आ जाते हैं। ये कह रहे हैं नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया है। मतलब एक शिक्षार्थी को एक अधिगम का कार्य दिया गया है जो अलग अलग समूह बनाकर दिया गया है। इनमें कहा गया है कि शब्द संपदा के अधिगम की गतिविधि को आप किस रूप में जानेंगे। शब्द संपदा के ऊपर दिया गया है वर्ड पावर इंक्रीज करने के लिए। निम्नलिखित शब्द संपदा से संबंधित प्रश्न, शब्दों और वाक्यों का आप पता लगाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्वेश्चन कैसा कह रहा है। सपोज करिए यहाँ पे एक स्टोरी लिखी हुई है, एक पैरा लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक स्टोरीज लिखी हुई है और इस स्टोरीज में कहा है कि आपने इस शब्द संपदा के शब्द और वाक्यों को ढूंढना है या पता लगाना है कौन कौन से वाक्य, कौन कौन से शब्द इस शब्द संपदा के हैं। अब ये शब्द संपदा क्या होती है, मान लेते हैं आपने एक टॉपिक दिया बच्चों को, स्कूल, क्या दिया, स्कूल दिया। अब स्कूल से संबंधित यहाँ ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, छात्र ढूंढ सकता है, शिक्षक, क्लासरूम, प्रेयर, प्लेग्राउंड्स, है ना, यहाँ पे एक्टिविटीज और बुक्स, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये स्कूल से रिलेट कर रही है। तो ये सपोज करिए कि ये जो स्कूल है एक थीम है, यहाँ पे एक थीम है, एक शब्द संपदा की थीम है और ये थीम के आधारित ही आप शब्दों को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे एक थीम दे दी जाती है और उससे संबंधित कुछ शब्द होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं जिसका पता लगाना है। तो इस तरह की जो शब्दावली होती है उसे आप थीम आधारित शब्दावली कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1 और आशा करते हैं आपने सही जवाब दिया होगा। आगे चलते हैं। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग आप दिन प्रतिदिन के लिए करते हैं। आप स्कूल में नहीं कह रहा हूँ, आप घर में कर रहे हैं, मम्मी पापा से, आज पड़ोस में कर रहे हो, मित्रों से, प्लेग्राउंड्स में कर रहे हो, शॉपिंग करने जाते हो वहां कर रहे हो। तो इस तरह की जो भाषाएं होती हैं उसे आप BICS कहते हैं। BICS का मतलब होता है बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल। यहाँ पे बात करेंगे, एक बेसिक होता है, इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डे टू डे लाइफ में इनफॉर्मल जो भाषाएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ये होती हैं। अब CALP जो है इसे संज्ञानात्मक एकेडमिक भाषा कहते हैं। एकेडमिक मतलब जो आप स्कूल में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑफिस में कर रहे हैं, किसी सरकारी दफ्तर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कह सकते हैं आप इस तरह की जो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं वो सरकारी कामकाज के लिए या एक्चुअली फॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, है ना, कोई सरकारी आप पत्र लिख रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो ये आप CALP लैंग्वेज में लिखने वाले हैं, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों डाउट क्लियर हो गया, एक नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अगला 100 नंबर का, मिडिल स्तर में अध्यापन करने वाले अध्यापक को पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन करने के लिए देता है। मिडिल स्तर है भैया, यहाँ पे अध्यापक ने बच्चों को एक छोटी कहानी पढ़ने के लिए दी हुई है। इतना समझ में आ गया। इन्होंने कहा कि सत्ता और न्याय के दृष्टिकोण से पाठ्य सामग्री का अर्थ या चर्चा में विचार कीजिए। और ये क्या समझाने की या क्या विकास करने की चेष्टा यहाँ पर हो रही है, बात ये आती है क्या विकास करने की चेष्टा यहाँ पर हो रही है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है क्या विकास करने की चेष्टा यहाँ पर हो रही है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखिए समालोचनात्मक भाषा विकास तो करने की चेष्टा तो हो नहीं रही है, उच्च स्तरीय भाषा कौशल की भी चेष्टा नहीं हो रही है। यहाँ पे शिक्षण शास्त्र है नहीं, क्योंकि यहाँ पढ़ाने की बात नहीं हो रही, कह रहे बच्चों को पढ़ने की बात है। तो यहाँ पे शिक्षण शास्त्र नहीं है क्योंकि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, अगर ये बात होती तो यहाँ पे पेडागोजी होती, शिक्षण शास्त्र होता। बट यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, समलोचनात्मक साक्षरता कौशल। ये क्या होता है? समलोचनात्मक साक्षरता कौशल का अर्थ यह होता है मित्रों कि आपको कोई स्टोरी बेस्ड या यहाँ कहानी या कोई पैरा पढ़ने के लिए दिया जाता है, उस पैरा में आप सत्ता या न्याय के आधार पर या किसी अन्य आधारों पर भी आप किसी पाठ्य सामग्री पर विचार करते हैं, क्या गलत होगा क्या सही होगा उस पर चर्चा करते हैं, उसकी कमियां ढूंढते हैं, उसकी अच्छाइयां ढूंढते हैं, सत्ता और न्याय के आधार पर। ध्यान रखिएगा,
जो कह सकते हैं कि कोई स्टोरीज आप पढ़ रहे हैं कि समाज में हित में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप एक फैक्चुअल बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसे समालोचनात्मक साक्षरता कौशल कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन आता है, व्याकरण शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? व्याकरण शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, आपको ये बताना है कि प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है। ये प्रक्रिया के थ्रू चलता है, एक चरणबद्ध चरण चलता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि आप पाइथागोरस थ्योरम सीख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, आप एक बार में थोड़ी ना सीख कर देंगे पूरा। हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर दोनों को प्लस करेंगे, फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, तब ये लंबी प्रोसेस है। तो 110 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ है, ये जानना कि व्याकरणिक प्रश्नों का तत्व कैसे किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे जवाब बिल्कुल राइट था। देखिए, आप हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत नॉमिनल कोर्सेज में चार्जेस में मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और बहुत सारे पीडीएफ्स भी वहाँ पर हैं, नोट्स भी वहाँ उपलब्ध हैं। तो एजुकेशन फॉर यू विजिट करके आप बहुत नॉमिनल चार्जेस में ले सकते हैं। जैसे कि मॉक टेस्ट 9 रुपये से स्टार्ट है, 49 रुपीज़ का भी एक मॉक टेस्ट है, एक 29 रुपये का भी मॉक टेस्ट है। तो भाई ये मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं और बेहतर तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को सीटेट के लिए तैयार कर सकते हैं 120 के लिए, ये मैं कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 111 आता है, ये कह रहा है कि कक्षा में अध्यापिका जोड़ी यानी पेयर बना रही है। ऐसे दो दो के जोड़े बना दिए हैं उन्होंने, ठीक है, दो दो के ऐसे जोड़े बना दिए हैं और जोड़ों में काम करवा रही है वो, ठीक है। यहाँ पे ये जोड़ी वो वाली नहीं है, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं, ये जोड़ी बच्चों की है एक्टिविटीज के लिए। ये जिसमें जोड़ियाँ दो 10 वाक्य की कहानी दो 10 वाक्य दे दिए गए इनको, एक कहानी के 10 वाक्य दे दिए गए हर जोड़ी को। अब क्या हो रहा है, ये भाई साहब, एक भाई साहब जो है ना, पहला वाला, ये उसे बोलेगा और ये सुनकर लिखेगा, यही काम चल रहा है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बोलेगा, ये सुनकर लिखेगा, ये बोलेगा, सुनकर लिखेगा, ये बोलेगा, सुनकर लिखेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लेखन हो रहा है, भाई लिख तो रहा है, श्रवण हो रहा है, हाँ सुन भी रहा है, क्या ये वाक्य शुद्धलेख हो रहा है, हाँ वाक्य शुद्धलेख भी हो रहा है। तो क्या ये परस्पारिक शुद्धलेख हो रहा है, हाँ परस्पारिक शुद्धलेख भी हो रहा है। तो चारों ऑप्शन हो रहे हैं इसमें, तो भाई इसका एग्जैक्ट आंसर निकलेगा परस्पारिक शुद्धलेख। क्यों? क्योंकि परस्पारिक शुद्धलेख का मतलब क्या होता है, शुद्धलेख, सुना हुआ लेख, यानी यहाँ ये बोलेगा, सुनना है और लिखना है। तो लेखन भी हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है और शुद्धलेख भी हो रहा है, तीनों ऑप्शन इसमें अंदर है। तो डेफिनेटली परस्पारिक शुद्धलेख होगा। परस्पारिक क्यों है? क्योंकि दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं इसमें, इसलिए परस्पारिक है ये। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से सांकेतिक भाषा के बारे में सही है। देखिए, सांकेतिक भाषा के बारे में जब हम बात करते हैं 112वें नंबर के क्वेश्चन में, तो एक बात याद आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि सांकेतिक भाषा का व्याकरण नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ व्याकरण होता है। दो चीजें निकल कर आती है इसमें 112वें नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर भाषा का कोई ना कोई व्याकरण होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि जब आपने देखा होगा डीडी नेशनल में जो लोग गूंगे या बहरे होते हैं उनके लिए एक समाचार होता है, जहाँ पे हाथों के इशारे करके वो पूरे समाचार को देती है। और एक्चुअली इशारा ऐसा है तो उसका एक एग्जैक्ट मतलब होता है। तो वो एग्जैक्ट जो मतलब निकल कर आता है वो कहाँ से आता है, वो निकल कर आता है मित्रों उसके स्ट्रक्चर से, उसके एक प्रकार के उसके ग्रामर से। तो आप ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि संस्कृत संकेत भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, डेफिनेटली होता है। बट इसका आयोग का एक बार आंसर आप चेक कर लीजिएगा। आयोग ने कहीं यहाँ सांकेतिक भाषा का व्याकरण नहीं होता ये तो नहीं दिया, एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी तो इसका आंसर होता है व्याकरण होता है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में सही कथन आपको बताना है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में सही कथन बताना है। ये कह रहा है कि मातृभाषा घर की भाषा प्रथम भाषा के रूप में होगी। ये कह रहे हैं अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होगी। मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में होगी। मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में होगी। ये तो सभी जानते हैं कि अंग्रेजी प्रथम भाषा में हो नहीं सकती। तो पहले तो अंग्रेजी वाले ऑप्शन काटते हैं, बाद ही बाकी का बाद में समझाएंगे हम, ठीक है। अंग्रेजी प्रथम भाषा हो नहीं सकती भैया, इसलिए दो ऑप्शन कट गए, दो बचे हैं। अब ये कह रहा है कि हिंदी प्रथम भाषा होगी, ऐसा कहीं नहीं कहा त्रिभाषा सूत्र में कि हिंदी प्रथम भाषा होगी। उन्होंने कहा है कि आपकी मदर टंग प्रथम भाषा होगी। जैसे सपोज करिए आप तमिल में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, आप तमिल बोलते हैं, तो आपकी तमिल होगी प्रथम भाषा, मदर टंग है ना, मातृभाषा। आपकी हिंदी नहीं हो सकती। आप महाराष्ट्र में है तो मराठी हो जाएगी, आप गुजरात में है तो गुजराती हो जाएगी, ठीक है। हिंदी तो एक्चुअली राज्य भाषा है, नॉट कहना चाहिए इंडिया की ऐसी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये राज्य की भाषा है हिंदी जो आप देखेंगे। तो मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा हो सकती है। त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र तीन भाषाओं के विषय में बात करता है।
जिसमें एक भाषा के बारे में, दो भाषा और तीन भाषाओं के बारे में बात करता है। पहली भाषा क्या होनी चाहिए? पहली भाषा बच्चों की मदर टंग होनी चाहिए, जिसे आप मातृभाषा कहते हैं। दूसरी भाषाएं जो बच्चों की होती है वह आप कोई क्षेत्रीय भाषा रख सकते हैं या कोई राज्य की भाषा भी रख सकते हैं, जैसे कि हिंदी हो सकती है या दूसरी भी हो सकती है। और तीसरी भाषा कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है, जैसे अंग्रेजी, या जो ज़्यादा आपके एरिया में प्रचलित है वो भाषाएं भी हो सकती है इसके जगह में। तो इस तरीके से बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ानी है। ये कहाँ से निकल कर आया था कॉन्सेप्ट? ये निकल कर आया था 1964-1966 में कोठारी कमीशन जो था, कोठारी आयोग जो था, जिन्होंने सिफारिश किया था त्रिभाषा सूत्र के विषय में कि त्रिभाषा सूत्र पढ़ाया जाए। फिर नई शिक्षा नीति आती है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 1968 में, जब त्रिभाषा सूत्र को लाया जाता है। फिर यहाँ 2020 में फिर से एजुकेशन पॉलिसी आती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जिसे कहते हैं आप लोग। एंड अगेन यहाँ पे ये चीज़ें होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हमने आज डिस्कस कराई है आपको, और इससे क्वेश्चन बनेगा भैया, निश्चित तौर पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक है? आप इसके उत्तर ढूंढते रहेंगे जब तक मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मित्रों देखिए क्या होता है, जैसे बच्चा कोई आपका प्लस करना नहीं जानता है, उसे लाख प्लस करा है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसका सबसे पहले डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस का मतलब क्या होता है? निदान। निदान करेंगे, निदान अर्थात उसकी कमी ढूंढेंगे। तो कमी ढूंढेंगे आप लोग, तो निदान करेंगे, जिसे निदानात्मक परीक्षण भी कहते हैं। ये करा आपने, कमी ढूंढ ली। अब कमी ढूंढने के बाद आप ये ढूंढेंगे कि कैसे इसको हम समझाएं कि इसे प्लस करना आ जाए। तो बहुत सारे तरीके आप ढूंढेंगे, जिसमें से तरीका जिसको पसंद आएगा उस तरीके से आप सिखाएंगे, तो उसे आप उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। जब आपने कमी ढूंढ ली, वो डायग्नोस हो गया, और फिर इसका ट्रीटमेंट कर दिया आपने, रिमेडियल कर दिया, तो डेफिनेटली वो उपचारात्मक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जब हम 114 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आता है, उन शिक्षार्थी अध्यापक जिन्हें शिक्षण अधिगम युक्ति को समझने या बदलने में सुधार लाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि आप कमियां ढूंढेंगे और उसमें सुधार करेंगे। याद रखिएगा, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक 4 विद्यार्थियों को भिन्न भूमिकाएं में सहयोगात्मक अधिगम में बांट रहा है, पाठ्य विषय वस्तु में संवाद भी करने के लिए कह रहा है, तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र को सृजित करता है, तो पठन बोध में सुधार हेतु यह विधि को क्या कहेंगे? सपोज करिए यहाँ पे ऐसे 4 बच्चे ने बैठा रखे हैं। मैं आपको पठन से नहीं समझा रहा हूँ या पढ़ने की गतिविधि पर, मैं एक दूसरा उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ। ये बच्चों को प्लस करना बहुत अच्छा आता है, ये बच्चों को माइनस करना बहुत अच्छा आता है, इसको डिवाइड करना बहुत अच्छा आता है, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छा आता है। अब ये बच्चा जब प्लस का क्वेश्चन आ रहा है तो सभी बच्चों को समझा दे रहा है, अगर बाकी बच्चों से नहीं बन रहा है तो ये माइनस का आ रहा है तो ये संभाल ले रहा है, डिवाइड का आ रहा तो ये, और मल्टीप्लाई का आ रहा तो ये। इस तरीके से ये चारों एक दूसरे से सीख रहे हैं और बहुत बेहतर सीख रहे हैं। तो इस तरह का जो भी शिक्षण का कार्य होता है उसे आप पारस्परिक शिक्षण का नाम देते हैं। 2 या 2 से अधिक लोग जब एक दूसरे की हेल्प से कुछ काम को करते हैं तो उसे पारस्परिक शिक्षण का नाम दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुना रहा है। इंग्लिश में भाई साहब ये अंग्रेज हैं, मतलब अंग्रेज कह रहा हूँ, टीचर है, इंग्लिश में भाषा सुना दी। बच्चों को कह रहा है कि अब अपनी भाषा में कहानी सुना दो, जाओ जो भाषा आती है जिसमें आती है वैसा सुना दो। तो बच्चा क्या कह रहा है, भाई हम सुना देंगे अपनी भाषा में, इंग्लिश समझ में तो आए पहले। पर यहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ उसे कहते हैं बहुभाषा शिक्षण नहीं है। बहुभाषा शिक्षण क्या होता है, शिक्षक एक से अधिक भाषाएं पढ़ा रहा है, तो ये भी बहुभाषा हो सकता है। एक बहुभाषा असली मीनिंग ये होता है कि आपकी कक्षा में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी भाषाएं अलग अलग है, मदर टंग अलग अलग है, एक तमिल बोलता है, एक मराठी, एक उर्दू, तो एक हिंदी बोल रहा है। तो ये होती है बहुभाषी कक्षाएं, आपकी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बहुभाषिकता है नहीं, यहाँ ट्रांस लैंग्वेजिंग है, जिसे आप कहते हैं परभाषा व्यवहार, जिसे कहते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, या एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करना। एक प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक शिक्षार्थी कक्षा विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र पढ़ रहा है। चलिए आप इसका उत्तर ढूंढेंगे। सपोज करिए कल मैच हुआ है और मैच के दौरान यहाँ पे इंडिया हारी है जीती, केवल आपको इतने से मतलब है। तो एक बड़ा आर्टिकल दिया हुआ है, एक पैरा दिया हुआ है, उसमें आप केवल ही ढूंढ रहे हैं कि इंडिया हारी है जीती है। तो इसे कहते हैं किसी विशेष जानकारी की खोज करना, और यहाँ पे इसे कहते हैं बारीकी से पठन करना। जब आप बारीकी से पठन करते हैं ना, तभी आप किसी विशेष जानकारी की खोज में रहते हैं। याद रखिएगा, विशेष जानकारी की खोज में रहते हैं। तो 117वें नंबर का प्रश्न था, मेरे आशा करता है कि आपको सही जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में हम मूव ऑन करेंगे, अंतर्भाषिक पहचान क्या होती है। देखिए अंतर्भाषिक की मतलब पहचान ये होती है, जैसे सपोज करिए कि आपने एक भाषा सीख रहे हैं, इसमें से कुछ भाषा के शब्द, कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दूसरी भाषा में भी मैच कर रहे हैं, उसे आप अंतर्भाषिक कहते हैं। जैसे सपोज करिए कोई बच्चा है, यहाँ पे सहजता से भाषा को सीख रहा है और लक्ष्य भाषा में कुछ चीज़ समानता उसे देखने को मिल रही है, तो उसे आप यहाँ पे
अंतर्भाषिक पहचान कह सकते हैं। जैसे आप हिंदी जब बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द इंग्लिश के इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे सब ब्रजभाषी खड़ी बोली के इस्तेमाल करते हैं, कुछ संस्कृत के भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे ये जो समानताएं आपको दिख रही हैं, इसे आप अंतर्भाषिक पहचान भी कह सकते हैं। 119 में आ जाइए, फटाफट चलिए आइए। ये कह रहे हैं कि कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रिया है, उसका स्थानांतरण पंजाब से जालंधर से तमिलनाडु हो गया है, मदुरई। अब ये पहले पंजाब में रहती थी तो उसको पंजाबी बड़ी अच्छी आती थी, अभी तमिलनाडु पहुंच गई है। तो यहाँ पे विद्यालय में इन्होंने चालाकी से अंग्रेजी सीख ली थी, पर जब अभी पंजाब में रहती थी ना, तब विद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी सीख ली है। पर अब जब ये तमिल पहुंचती है तो पड़ोसियों की मदद से तमिल भी सीख लेती है ये। अब ये बताइए, इसकी जो तमिल है, अंग्रेजी है, ये भाषा का अर्जन अधिगम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में समझाना है। चलो मैं समझाता हूँ पूरा डिटेल में आपको। देखिए क्या होता है, जब पंजाबी जो भाषा है आप विद्यालय में जाकर सीखते हैं, सपोज करिएगा, जो भाषा आप विद्यालय में जाकर सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, ट्यूशन टीचर से सीखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में सीखते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देखकर आप लोग सीख रहे हैं, तो वो उसे आप भाषा अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे? भाषा अधिगम कहेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इसको किसी नियम, किसी टीचर से सीख रहे हैं, आपको पता है कि सीख रहे हैं। जब आपको पता हो कि आप सीख रहे हैं तब उसे अधिगम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जब आपको पता ही ना हो कि आप सीख रहे हैं तो उसे आप भाषा अर्जन कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। जैसे कि आपने अपने माता पिता से भाषा सीखी, आपको पता नहीं था कि आप सीख रहे हैं पर आप सीख गए। तो उसी तरीके से पंजाबी इन्होंने जब अपने आसपास पड़ोस से सीखी तो डेफिनेटली वो अर्जन कर ली। तमिल भी इन्होंने आसपास पड़ोस से सीखी तो अर्जन की है। अंग्रेजी इन्होंने विद्यालय में सीखी तो वो अधिगम हो गया भैया। तो ये चीजें थी। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, ऐप में एक बार विजिट जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब ये कह रहे हैं कि भैया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं भाई साहब कि इसका उत्तर बच्चों से पूछ लेते हैं ना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट भी नहीं करते हैं वो, तो एक्चुअल इससे के बहाने कमेंट भी हो जाएंगे और उनका नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगा कि एक्चुअली वो कितने पानी में डूबे हुए हैं। तो चलिए, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस तरह की मॉक टेस्ट और चाहिए, किसी और टॉपिक में चाहिए, किसी और विषय में चाहिए, किसी और एग्जाम के लिए चाहिए, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लीव करिएगा। मैं उस कमेंट को पढ़ के उस टॉपिक्स में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मुलाकात होगी अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतनी, धन्यवाद।